हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच तक करा दिया था। अब जो हम अप्रोच करेंगे वो करेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें अगर कोई भी पर्सन जो भी है वो डीके गोयल को देखता है, यानी डीके गोयल है जिसके पास, उसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच बहुत छोटा दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा कई बार लॉन्ग में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को, आप बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में क्या है, ये जो अप्रोच है ये सिर्फ और सिर्फ इज़ ऑल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। इस अप्रोच को वेल्थ नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच भी बोलते हैं और वर्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच भी बोलते हैं। किसी भी नाम से आज आपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है अप्रोच फॉर मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। इस अप्रोच का क्या काम है, जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उनको मेक करने का, एज इट रिमूव्स ऑल द लिमिटेशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। इसने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की काफ़ी, यानी हम कह सकते हैं सारी की सारी जो लिमिटेशंस हैं वो हटा दी हैं, रिमूव कर दी हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द शेयर होल्डर्स, कि जो कैपिटल शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट की है बिजनेस में, उस कैपिटल को इंक्रीज करना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। इस अप्रोच का जो मोटिव होता है वो ये है कि जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना, साथ ही साथ जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन हैं उनको लेना, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इज द इंडेक्स ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टेड। मार्केट प्राइस जो है शेयर के, यही एक इंडेक्स है, आप कह सकते हैं यही एक वे है जिसकी वजह से ये पता चल सकता है कि जितनी कैपिटल इन्वेस्ट हुई थी उसमें इंक्रीजमेंट आया है कि नहीं आया। अगर मान लो जब जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने जब पैसा इन्वेस्ट किया था उस टाइम पर मार्केट प्राइस था 10 रुपये, ठीक है। उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर पर पैसा लगाया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है उसको इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है वो कैपिटल, तो मार्केट प्राइस ही देखा जाएगा। अगर मान लो आज की डेट पर उसी शेयर का मार्केट प्राइस 15 रुपीज़ है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कैपिटल जो भी इन्वेस्ट हुई है वो इंक्रीज़ हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। सो मेन जो इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है वो क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, MRP, ठीक है। इफ़ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेज, जैसे ही अगर मार्केट प्राइस जो है शेयर का इंक्रीज होगा तो इसका मतलब जो है जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, शेयर होल्डिंग जो है, जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो भी इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस फॉल हो जाता है, मान लो 8 रुपये का मार्केट प्राइस हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, यानी शेयर्स जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, शेयर होल्डिंग की है, शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके जो प्राइस है वो गिर गए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा वेल्थ के ऊपर। जब हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कंप्यूट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, शेयर होल्डर्स करंट वेल्थ ऑफ द फर्म, नंबर ऑफ शेयर होल्ड, उन्होंने कितने एक्चुअल में नंबर ऑफ शेयर लिए थे, और करंट मार्केट प्राइस क्या है वो, ठीक है। अगर मैं सिम्बॉलिकली बात करूं तो WO वेल्थ निकालनी है, N मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स कितने ओन किए गए हैं, और PO मीन्स जो भी मार्केट प्राइस है, ठीक है, प्राइस ऑफ द शेयर्स। द सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज, जब हम सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यू का सम निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो, जितना भी फ्यूचर कैश इनफ्लो होता है, लेस द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लो, यानी कैश इनफ्लो में से माइनस करूंगी मैं अगर कैश आउटफ्लो, और उसका जब मैं सम निकालूंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, अब नॉर्मल है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोस माइनस डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करना, बस वर्ड क्या लगा दोगे आगे, डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला लिख रखा है ये आपकी चॉइस है, आपने करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इफ़ NPV इज पॉजिटिव, अगर जो NPV है वो पॉजिटिव है तो द फर्म शुड एक्वायर द एसेट्स, यानी कि अगर NPV पॉजिटिव होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो जो फर्म है वो एसेट को एक्वायर कर सकती है। कन्वर्सली इसका उल्टा कहें तो अगर NPV नेगेटिव होगा तो कोई भी एसेट एक्वायर नहीं की जाएगी किसी भी फर्म के द्वारा, क्लियर है।
नेक्स्ट है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर में सबसे पहला आता है रिमूवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। अब मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स में जो भी अनसर्टेनिटी आ रही थी, हम प्रॉफिट ही अलग ले लेके चल सकते थे, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ले सकते थे, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ले सकते थे, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट को इसने इग्नोर कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंसिडर्स द कैश फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम द यूज ऑफ असेट्स रादर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट लिया करते थे किस अप्रोच में, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच थी, अब इन्होंने वो अकाउंटिंग प्रॉफिट हटाकर कौन सा प्रॉफिट लिया, कैश फ्लोज का। कैश फ्लो में क्या होता है कि हम जितना भी कैश हमारे पास इनफ्लो आता है माइनस कैश आउटफ्लो, बाकी जो बचा उसको हम बोलेंगे कि हमारे पास ये जो है प्रॉफिट कह सकते हो, ये जनरेट हुआ है, या इनकम जो है ये जनरेट हुई है फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट्स, ठीक है, विच इज़ कंसिडर्ड एज द बेस इन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। एक मैंने बोला कि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में लिया जाता था और यही उसका बेस था, प्रॉफिट ही। तो इन दिस वे, इस वे के अंदर उन्होंने अब क्या लेना शुरू कर दिया है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को छोड़कर कैश फ्लोज को लेना स्टार्ट किया इस अप्रोच में। तो इन दिस वे दिस अप्रोच रिमूव द अनसर्टेनिटी, ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट की अनसर्टेनिटी थी वो बिल्कुल हटा दी गई थ्रू दिस अप्रोच। क्यों? क्योंकि इन्होंने कैश फ्लो लेना शुरू किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंसीडरेशन ऑफ रिस्क फैक्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी वहाँ पर एक लिमिटेशन था, अब यहाँ पर उसने इसको भी कंसीडर किया, ठीक है। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है ऑल्सो कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया। इट ऑल्सो कंसीडर द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, इसने रिस्क फैक्टर को भी कंसीडर किया, जो भी हम एक्सपेक्टेड अर्निंग करने वाले हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर कितना रिस्क होगा उस चीज़ को लेने में। अब जैसे एनपीवी हमारा पॉजिटिव आ गया तो हम एसिड को एक्वायर कर लेंगे। अब अगर हम एसिड को एक्वायर करेंगे तो वहाँ पर उस एसिड के लिए जो भी रिस्क फैक्टर होगा उसको भी चेक करेंगे, ठीक है, उससे भी हमें एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हो सकती हैं, तो उसको भी यहाँ पर इन्होंने कंसीडर किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी और रिस्क फैक्टर को भी, दोनों को। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, द स्टेबल एंड रीजनेबल डिविडेंड वेदर इन फॉर्म ऑफ कैश और स्टॉक helps in attracting dividend seeking investors, which in turn helps in maintaining the value of the firm's share in the market। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसने कहा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ने कि डिविडेंड देखना होगा कि कितना कैसे पे करना है, क्योंकि कुछ रिटेन अर्निंग्स भी वो रखते थे। अब इन्होंने कहा कि एक स्टेबल और रीजनेबल डिविडेंड ज़रूर पे करना है। ऐसा क्यों? चाहे वो कैश की फॉर्म में करो चाहे स्टॉक की फॉर्म में करो, ऐसा ज़रूर करना है, इस अप्रोच ने ये कहा। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो डिविडेंड सीकिंग इन्वेस्टर हैं, डिविडेंड सीकिंग इन्वेस्टर का मतलब है वो इन्वेस्टर जो ये चाहते हैं उनको डिविडेंड टाइमली मिले, तो वो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे उस फर्म के लिए, और इससे क्या होगा, फर्म का जो शेयर है वो भी मेंटेन रहेगा, वो फर्म के शेयर में बंधे हुए रहेंगे, बने रहेंगे, क्योंकि डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, और नए इन्वेस्टर भी फर्म को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है, एंड इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बिजनेस की, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में। इन अदर वर्ड्स, जो लेबर का इंटरेस्ट है या एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, जनरल पब्लिक हैं, उनका इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया, सो डैट बिजनेस में एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो बिजनेस है वो ज़्यादा टाइम पीरियड तक चल सके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। यानी कहीं ना कहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो भी फुलफिल की गई। फिर है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ओनली प्रेस्क्रिप्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का इज़ ओनली प्रेस्क्रिप्टिव, सिर्फ प्रेस्क्रिप्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ठीक है। इज़ नॉट डिस्क्रिप्टेड इन रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कंसर्न, एक्चुअल वर्किंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता। फिर है एम्बिशियस, इट इज़ नॉट क्लियर दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स और टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द फर्म। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ने इतना पूरे ढंग से क्लियर नहीं किया कि ये वेल्थ जो है इंक्रीज़ करने का जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो शेयर होल्डर्स के लिए किया जा रहा है या फिर फर्म्स के लिए किया जा रहा है। इसने एक पर्टिकुलर
क्लैरिटी नहीं बताई, इसलिए ये एम्बिशियस है। ठीक है। फिर है म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स। इन केस वेयर द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन faces many challenges because there may be a conflict of interest between the owners and the management of the organization। अब क्या कहते हैं, जो फर्म्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है और जो ओनरशिप होती है वो हमेशा सेपरेट होती है। तो यहाँ पर जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज हो जाता है बिटवीन द ओनर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ने ये एक चैलेंज को फेस किया। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, ये जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रेडिशनल अप्रोच है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडर्न अप्रोच है। नैरो जो स्कोप है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का वो नैरो है, लेकिन वहीं पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का जो स्कोप है वो ब्रॉड है। ठीक है। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म एंड इग्नोर्स फ्यूचर प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को ही कंसिडर करती रही, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स को इसने इग्नोर कर दिया। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है ये अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को के लिए जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं उसको भी कंसीडर किया इसने, और जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स वगैरह हैं उनको भी कंसीडर किया। अकाउंटिंग प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ने अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेस लिया, लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है उसने कैश फ्लो को बेस लिया फॉर मेजरमेंट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया, लेकिन इन्होंने इंपॉर्टेंस दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ने रिस्क फैक्टर को इग्नोर करा, लेकिन जो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है उसने इसको इम्पॉर्टेंस दी। फिर है डिविडेंड एंड अर्निंग्स पर शेयर, इट डज नॉट कंसिडर द डिविडेंड पॉलिसी, इसने डिविडेंड पॉलिसी को कंसिडर नहीं किया। एंड मैक्सिमाइज द अर्निंग पर शेयर, और अपने पर शेयर जो है अर्निंग पर शेयर उसको मैक्सिमाइज करने में लग गई। इसने अपने अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज तो किया, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंस किसको भी दी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड को, क्योंकि जो डिविडेंड सीकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने किसी भी तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसिडर नहीं किया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ने, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ने इम्पॉर्टेंस दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अब यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है सुपीरियर है टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। इट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस इन फेवर में कुछ एडवांटेजेस हैं। इट यूजेस कैश फ्लोज, अब जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है ये कैश फ्लो को यूज़ करती है, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को, यानी जो एम्बिगिटी थी वो यहाँ पर रिमूव हो गई, उसने अवॉइड कर दी। ठीक है। फिर है इसने जो है टाइम वैल्यू को इम्पॉर्टेंस दी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ने, लेकिन जो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच थी उसने किसी भी तरह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इम्पॉर्टेंस नहीं दी थी। फिर नेक्स्ट है इट गिव्स ड्यू इम्पॉर्टेंस टू द पेमेंट ऑफ रेगुलर डिविडेंड। इस अप्रोच के अंदर जो है पेमेंट ऑफ जो है डिविडेंड की, रेगुलर डिविडेंड की, वो कंसिडर की गई। In this approach, financial decisions are taken in such a way that the shareholder receive high combination of dividend and increase the market price of share। इस अप्रोच में फाइनेंशियल डिसीजन ही इस तरह से लिए गए कि जिससे जो है हाई डिविडेंड रिसीव हो शेयर होल्डर्स को, और उनकी जो मार्केट प्राइस है शेयर्स की वो भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है। इट गिव्स ड्यू इम्पॉर्टेंस टू रिस्क फैक्टर एंड एनालाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसने जो है रिस्क फैक्टर को इम्पॉर्टेंस दी और रिस्क फैक्टर जो है उसको एनालाइज किया, और जो भी अनसर्टेनिटी थी उनके रिगार्डिंग कुछ ऑल्टरनेटिव डिसीजंस वगैरह भी लिए। इट गिव्स ड्यू इम्पॉर्टेंस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पर भी इन्होंने क्या दी, इम्पॉर्टेंस दी। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन लॉन्ग रन सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर भी इन्होंने ध्यान दिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ने, और ग्रोथ ऑफ द फर्म पर भी ध्यान दिया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन मीन्स द डिवीजन ऑफ फंक्शंस
देखो, ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा है बिजनेस के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल डिवीजन ऑफ वर्क। अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ फाइनेंस फंक्शन बात आ गई, ठीक है। मीन्स द डिवीजन ऑफ फाइनेंस फंक्शंस रिलेटिंग टू फाइनेंस and to set up a sound and efficient organization for performing the finance function। यानी इस तरह से फाइनेंस फंक्शन को डिवाइड करना, ठीक है, रिलेटिंग टू फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड जो हैं, और एक तरह से एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना कि फाइनेंसिंग फंक्शंस जो हैं आसानी से परफॉर्म हो जाएं और बेटर एफिशिएंट वे में परफॉर्म हो जाएं। अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं फॉर द सर्वाइवल एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फर्म। यानी जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल या इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि जिसकी वजह से जो फर्म है वो सर्वाइव करेगी लॉन्ग टाइम के लिए और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर फाइनेंशियल डिसीजन ढंग से लिए जाएंगे तो ही फर्म जो है आगे सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज सर्वाइवल जो है फर्म का लॉन्ग टाइम के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। A department to organize and carry out the financial activities is created under the direct control of the board of directors and the department is headed by a financial manager। यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक अलग से डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करेगा और सारी की सारी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट करेगा। और ये जो डिपार्टमेंट है ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मैनेज किया जाएगा या कह सकते हो हेड किया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा, ठीक है। जो एग्जैक्ट नेचर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शंस डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म। फर्म टू फर्म अलग अलग हैं, उनका फाइनेंस फंक्शन अलग हो सकता है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नेचर भी अलग होता है। डिपेंडिंग अपॉन मैनी फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड हैं जैसे कि साइज ऑफ द फर्म क्या है, नेचर ऑफ इट्स बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरह की फाइनेंशियल ऑपरेशंस जो हैं वो वहाँ पर रन की जा सकती हैं, एसेक्ट्रा, ठीक है। अगर स्मॉल साइज बिजनेस है तो किसी भी तरह का नो सेपरेट फाइनेंस ऑफिसर, किसी भी तरह के कोई भी सेपरेट फाइनेंस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा फाइनेंस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जो ओनर होगा वो खुद ही फाइनेंस फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। और फाइनेंस फंक्शंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है आपका? बजटिंग, रेजिंग ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एसेट्रा। अगर हम मीडियम साइज बिजनेस की बात करें तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परफॉर्म करने की फाइनेंस फंक्शन को वो एक सेपरेट ऑफिसर को दी जाती है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस मैनेजर। द डेजिग्नेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज़ डिफरेंट फ्रॉम फर्म टू फर्म। फर्म टू फर्म जो इनका नाम है फाइनेंस मैनेजर का वो डिफरेंट हो सकता है। अब क्या क्या हो सकता है देखो, कुछ फर्म में तो इनका नाम हो सकता है फाइनेंशियल मैनेजर जैसे कि बात है। और अदर फर्म्स के अंदर इनको वाइस प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं फाइनेंस का, डायरेक्टर भी बोल सकते हैं फाइनेंस का, एसेट्रा। लेकिन इनका जो मेन काम होता है वो फाइनेंस को हैंडल करना ही होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को। ही रिपोर्ट्स टू द टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली। ये जो पर्सन है ये टॉप मैनेजमेंट तक ही सारी बातें पहुंचाएगा। वो पूरे की पूरी रिपोर्टिंग जो होगी वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट को देगा, उनके बीच में कोई अदर पर्सन्स नहीं होंगे, ठीक है। लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि सारा का सारा काम फाइनेंस मैनेजर करे। सो डैट जो फाइनेंस फंक्शंस होते हैं एंड फाइनेंस कंट्रोल फंक्शंस उनको सेपरेट कर दिया जाता है और एलोकेट कर दिया जाता है टू डिफरेंट सब डिपार्टमेंट। दो डिफरेंट सब डिपार्टमेंट के अंदर अगर फाइनेंस को मैनेज करना है तो एक सब डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, उसके अंदर ट्रेजरर को अपॉइंट किया जाएगा। फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल कंट्रोल, अगर फाइनेंशियल कंट्रोल को मैनेज करना है तो जो सब डिपार्टमेंट है वो बनाया जाएगा और उसके अंदर फाइनेंस कंट्रोलर को अपॉइंट किया जाएगा। जो ये दोनों हैं ये काम करते हैं अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर की सुपरविजन के अंदर काम करेंगे ये दोनों पर्सन, ट्रेजरर भी और फाइनेंस कंट्रोलर भी। अब फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजर के? सबसे पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो है एस्टिमेट करता है कि कितनी फाइनेंशियल नीड है बिजनेस को और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन करेगा और प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल प्लान। दूसरा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ये जो है फंड्स को अरेंज करेगा, एक्वायर करेगा कि कहाँ कहाँ से फंड्स लेने हैं, किस किस सोर्सेज से फंड लेने हैं, अपने शेयर इशू करने हैं, डिबेंचर इशू करने हैं, किस तरह से फंड को अरेंज करना है, ये सारा काम कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। ये जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा अमंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं फर्म के अंदर
उनमें कितनी कितनी फाइनेंशियल नीड्स हैं, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाएगा, कंट्रोल करेगा। ये क्या करता है, कंट्रोलिंग का फंक्शन भी करता है। अब कंट्रोलिंग का फंक्शन सबको बहुत अच्छे से ही पता होता है कि क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड को फिक्स किया जाता है, फिर उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर अगर किसी भी तरह की डेविएशंस निकल कर आती हैं तो उन डेविएशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उन डेविएशंस के रिगार्डिंग एक्शन लेते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग द कॉस्ट को कंट्रोल करने में, प्रॉफिट को एनालाइज करने में और प्रिपेयर करने में रिपोर्ट्स को। और ये रिपोर्ट्स बाद में किसको सबमिट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिजनेस फॉरकास्टिंग, ही कीप्स अ क्लोज वॉच ऑन द वेरियस इवेंट्स। ये जो है एक क्लोज वॉच की तरह ध्यान नजरें गड़ा के रखेगा कि क्या क्या वेरियस इवेंट्स अफेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी आपके फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्या वो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डाल सकती हैं, अगर डाल सकती हैं तो हमें उसको किस तरह से मैनेज करना होगा, ठीक है। कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या चेंज आया है, जो भी इफेक्ट करती है फर्म को उसके ऊपर एक क्लोज वॉच रखेगा, यानी बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा और बिजनेस की फोरकास्टिंग उस हिसाब से ही करेगा। प्लानिंग में भी क्योंकि ये हेल्प करता है कि अगर कोई चेंज हो गया तो हम इस तरीके से किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा अल्टरनेटिव उस टाइम बेस्ट रहेगा, ये सब कुछ डिसाइड जो करेगा वो कौन करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर। नेक्स्ट है अदर फंक्शंस इंक्लूड करेगा, मतलब अदर फंक्शंस परफॉर्म करेगा। कौन कौन से हैं, कैश मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेजरर के फंक्शन। ट्रेजरर क्या करता है, कैश मैनेजमेंट करता है। इट इंक्लूड्स द मैनेजिंग ऑफ कैश रिसिप्ट, ये जो है कैश रिसिप्ट को जो है मैनेज करेगा। कैश मैनेजमेंट में क्या होगा, जितनी भी कैश रिसिप्ट आ रही हैं या जितनी कैश पेमेंट्स हो रही है बिजनेस की, उन सबको मैनेज करना। फिर है बैंकिंग रिलेशंस, ये जो है बैंकों के साथ रिलेशन बना के रखेगा। इट इंक्लूड्स मेंटेनिंग बैंकिंग रिलेशंस, ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करेगा, एंड मैनेजिंग डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, कि कितना डिपॉजिट करना है, किस टाइम पर डिपॉजिट करना है, किस टाइम पर निकालना है, वो सारा का सारा काम कौन करेगा, ट्रेजरर करेगा। क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट को किस तरह से मैनेज करना है, अब ये जो है ये डिटरमाइन करेगा कि क्रेडिट वर्थीनेस क्या है कस्टमर की, और उस हिसाब से उन जो है उनको क्रेडिट अलॉट करेगा। एंड अरेंजमेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स, जो भी क्रेडिट सेल्स हो रही हैं उनमें किस तरह से अरेंज कर सकते हो, पैसा दोबारा से कलेक्ट कर सकते हो, उस सब की अरेंजमेंट करेगा, ठीक है, कि हम इस जो क्लाइंट है या ये जो कस्टमर है इससे हम पैसा इस तरह से कलेक्ट करेंगे, इस वे में कलेक्ट करेंगे, सब कुछ अरेंजमेंट कौन करता है, ट्रेजरर करता है। फिर है एसेट मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स अरेंजमेंट फॉर द एक्विजिशन, डिस्पोजल, इंश्योरेंस ऑफ वेरियस एसेट्स, यानी यहाँ पर ये जो एसेट मैनेजमेंट है ट्रेजरर क्या करेगा, अरेंजमेंट करेगा किस तरह से हम एक्वायर करनी है एसेट को, कौन सी एसेट डिस्पोज्ड ऑफ करनी है, इंश्योरेंस करा के रखनी है वेरियस एसेट्स की, इन सारे काम को करेगा। सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर जो भी सरप्लस फंड्स हैं बिजनेस के उनको इन्वेस्ट करना, ये काम होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर। अब उनको इस जगह पर इन्वेस्ट करना जहाँ पर रिस्क फैक्टर कम हो, इनकम भी सही हो, ठीक है। अगर जहाँ पर रिस्क फैक्टर कम है तो इनकम कहीं ना कहीं लो ही होती है, बट मीडियम लो वाली हो, ठीक है, ज़्यादा लो भी ना हो। प्रोटेक्टिंग फंड्स एंड सिक्योरिटीज़, जो भी फंड्स हैं या सिक्योरिटीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा, अपनी कस्टडी के अंदर रखेगा। तो ये सारे फंक्शंस थे हमारे पास ट्रेजरर के। अब फंक्शंस आते हैं कंट्रोलर के। पहला है प्लानिंग एंड बजटिंग, इट इंक्लूड्स प्रॉफिट प्लानिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग, बजटिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल, सेल, फॉरकास्टिंग, ये सारे प्लानिंग और बजटिंग से रिलेटेड फंक्शंस हैं जो कि कौन परफॉर्म करता है, कंट्रोलर। फिर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये एक प्रॉपर सिस्टम इस्टेब्लिश करेगा अकाउंटिंग का और कंट्रोल करेगा उस सिस्टम को, एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंट्रोलर जो है प्रिपेयर करेगा, लाइक P&L अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है, इन सबको प्रिपेयर करने का काम भी किसका होगा, कंट्रोलर का। फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी इस्टेब्लिश करेगा सुटेबल टू द बिजनेस, जो कि सुटेबल होगा बिजनेस के लिए, और उस सिस्टम को कंट्रोल करेगा। डाटा प्रोसेसिंग, इट इंक्लूड्स कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस डाटा, इसका क्या काम है कि जितना भी बिजनेस डाटा होगा उसको कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग का काम भी किसका होगा, इंटरनल कंट्रोल हो गया, इंटरनल ऑडिट का काम, ये सारा का सारा काम मैनेज करेगा कंट्रोलर।
एनुअल रिपोर्ट्स, ये जो है एनुअल रिपोर्ट्स बनाएगा और वेरियस अदर रिपोर्ट्स बनाएगा जो कि टॉप मैनेजमेंट को नीडेड है। इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सबमिट कराएगा और गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन को जो भी लॉज के अकॉर्डिंग कही गई है, किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग अगर कोई लॉ है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी गवर्नमेंट को उसको भी वो सबमिट कराएगा। ठीक है, वो रिपोर्ट बनाकर उसको सबमिट कराएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला है हेल्पफुल इन एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड्स, सफिशिएंट फंड्स को एक्वायर करना। इट इज़ हेल्पफुल इन असेसिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की कितनी फाइनेंशियल नीड्स हैं, इस ये जो काम होता है ये फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा किया जाता है। और प्रिपेयर करते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, और जिस भी सोर्सेज से अप्रोप्रिएट लगता है कि हाँ इस सोर्स से हम फंड को अरेंज कर सकते हैं, उस फंड्स को अरेंज उस सोर्स से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स का प्रॉपर यूज़ हो। ठीक है, ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंस है कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होगा तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कौन बताएगा। ठीक है, तो इट यूजेस द फंड्स, फंड्स को ये इस तरह से यूज़ करते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ से रिसीव हो सके, और जो बेनिफिट रिसीव्ड होता है उनको कंपेयर किया जाता है कॉस्ट से कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके फंड का। तो ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है फंड का वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। इट असेस्ड वेरियस कैश नीड्स, ये जो है वेरियस कैश नीड्स को असेस करता है, यानी जो है निकालता है एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पर, और फिर उस हिसाब से कैश को अरेंज करता है कि वो जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी भी ज़्यादा कैश नहीं होता, आइडल कैश नहीं पड़ा होता, और शॉर्टेज भी नहीं होती है कैश की, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रॉफिट। इट प्रिपेयर्स अ सुटेबल डिविडेंड पॉलिसी, ये जो है एक सुटेबल डिविडेंड पॉलिसी को बनाता है एंड मेंटेन्स अ बैलेंस, और बैलेंस को मेंटेन करता है बिटवीन डिविडेंड एंड प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, यानी जो डिविडेंड पे किया जा रहा है उसके बीच में बैलेंस बना रहे और प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के बीच में भी बैलेंस बना रहे। ये मीन्स एक तरीके से क्या कह सकते हो आप, इनको रिटेन अर्निंग्स भी बनी रहे। ठीक है, कि हम डिविडेंड को भी पे कर दें और हमारे पास रिटेन अर्निंग्स भी हों। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ये जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस को लेता है, इस तरह से लेता है कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है, मतलब जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है फर्म की, वो आ जाए। अगर वेल्थ आएगी तो किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे जहाँ पर वेल्थ मैक्सिमाइज़ हो रही होगी, और अगर वेल्थ मैक्सिमाइज़ नहीं हो रही होगी तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यूज़फुल फॉर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के लिए यूज़फुल है। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर होते हैं कंपनी के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लार्ज इन नंबर होते हैं और डिफरेंट जगह पर होते हैं। ठीक है, दूर दूर होते हैं कंपनी से, तो ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर। तो वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं, और वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उन शेयर होल्डर्स तक पहुंचाते हैं, क्योंकि कंपनी को मैनेज करने का जो मेन राइट है वो शेयर होल्डर्स का होता है, बट करता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इफ़ द शेयर होल्डर्स हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास पूरी सफिशिएंट नॉलेज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो वो खुद ही एनालाइज कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, और कंपनी क्या एफिशिएंटली मैनेज हो पा रही है या नहीं, ये सारा का सारा उनका जानने का राइट होता है, और वो इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से जान सकते हैं। उसके बाद यूज़फुल है फॉर इन्वेस्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स के लिए भी यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह देख लेते हैं, कंपनी की सिक्योरिटीज़ वगैरह को देख लेते हैं। दे विल बी एबल टू डिसाइड वेदर अ कंपनी सिक्योरिटी शुड बी परचेज और नॉट, इसकी वजह से वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको परचेज करना चाहिए या नहीं। और इस वजह से अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर उनको ढंग से उनको नॉलेज होगी, उसकी सफिशिएंट नॉलेज होगी इन्वेस्टर्स को, तो वो उनको कभी भी ब्रोकर्स की भी नीड नहीं पड़ेगी, उनके एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है यूज़फुल फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर नॉलेज है प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, बैंक्स इज़ यूज़फुल टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज ये जो है उनको हेल्प करता है कि किसी भी लोन को सैंक्शन करना है, यानी किसी कंपनी को लोन देना है या नहीं देना, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो इस वजह से ये यूज़फुल भी है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है,
और इसी रीज़न से जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है इन इंस्टीट्यूशंस में, या फिर आप कह सकते हैं बैंक्स में। ठीक है, सो आज हम करेंगे यहीं तक ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।